आप जो हाथ उठाए वर्ग 2 मैथ्स वाले, इसमें से वर्ग 3 भी दे रहे हैं क्या आप लोग? नहीं दे रहे हैं, केवल वर्ग 2। बहुत जल्दी ज्वाइन नहीं कर लिया आप लोग क्लास। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहां से 3 महीना मोटा मोटा बचा हुआ है। वर्ग 2 गणित वालों को तो बहुत ज्यादा गणित पढ़ना पड़ेगा, और वर्ग 3 वालों को पढ़ना है गणित, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। वर्ग 2 को तो बहुत ज्यादा गणित पढ़ना है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस तो पुराने बैच वाले भी पढ़ रहे हैं। अभी सुबह पढ़ा के आया मैं क्लास 2 घंटा, वो शाम को फिर से पढ़ेंगे। वर्ग 2 मैथ्स वाले जो हैं, सुबह 2 घंटा पढ़े, शाम को 2 घंटा पढ़े, एक आध घंटे का रिकॉर्डिंग भी देखते हैं डेली वो लोग। ऐसी स्थिति चल रही है, तब जाके कवर हो पाएगा। और अभी जैसा पैटर्न चल रहा है व्यापम का, वो देखे ही है, उसमें आपको पूरा बेस पता होना चाहिए। क्योंकि अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम आ रहे हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। उन थ्योरेटिकल प्रश्नों को बनाना है तो बेस आपका मजबूत होना चाहिए। बेस अगर मजबूत होगा तब क्वेश्चंस बनेंगे। प्रश्न कैसे आ रहे हैं देखे ही होंगे अभी। एलसीएम क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, एलसीएम कैसे निकालते हैं ये पूछ रहा है। समझ आ रहा है? जैसे मैं बोला 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न हो गया, एलसीएम निकाल लेंगे अपन। लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा है। पूछ क्या रहा है कि 2 3 4 का एलसीएम निकालने के स्टेप्स में दे रहा हूं, इसको सीक्वेंस से जमाइए आप। समझ आ रहा है? ये मंडी सब इंस्पेक्टर का प्रश्न पूछा गया, जमाने वाला, सीक्वेंस से जमाने वाला प्रश्न। कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं। अभी मैं क्लास लेके आया, पूरे 1 घंटा कथन कारण के प्रश्नों पर ही बात किया। केवल कथन कारण के प्रश्न पे बात किया 1 घंटा भी, कि कथन कारण के प्रश्नों में कहां पे कारण व्याख्या करेगा, कहां पे व्याख्या नहीं करेगा। क्योंकि मेन तो समस्या वही है ना कथन कारण के प्रश्नों में, कि कहां पर कारण व्याख्या करेगा, कहां पर कारण व्याख्या नहीं करेगा, इसमें फंस जाता है मामला। दूसरी बात मैं ये आप लोगों को पहले ही समझाना चाहूंगा कि व्यापम का जो पैटर्न है पेपर का, ये आसान है अभी का, इसको ध्यान से समझना। आधे बच्चे तो इसी में उलझे हुए हैं कि व्यापम बहुत टफ है। टफ तो कल का पेपर था, देखे होगे तो, सब इंस्पेक्टर का, उसको बोलते हैं टफ। जीएस के पार्ट को, मैथ्स और रीजनिंग तो आसान था उसमें, उसको टफ बोलते हैं। व्यापम का आसान में क्यों बोल रहा हूं, समझना बात को। व्यापम के प्रश्नों में सही जोड़ी बनाने के प्रश्न आ रहे हैं। 100 प्रश्न है तो लगभग 20 प्रश्न के आसपास सही जोड़ी बनाने के हैं, ज्यादा ही है बल्कि 25 प्रश्न मोटा मोटा सही जोड़ी बनाने के हैं। अब सही जोड़ी बनाने के प्रश्नों में क्या होता है, तो सही जोड़ी बनाने के प्रश्नों में आपको 4 प्रश्न में से कोई एक पता है कभी कभी तो भी काम चल जाता है। जैसे आपको मिल गया ए का 3 होगा, तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है तो आपका काम चल गया। 2 में तो काम चल ही जाता है, मतलब 4 में से कम 2 अगर पता है तो काम चल ही जाता है आपका। कूट वाले प्रश्नों में 4-5 स्टेटमेंट दे रहा है आपको, 4-5 स्टेटमेंट, एक पता है, 2 पता है, 2 में काम चल जा रहा है, कभी कभी एक ही में काम चल जा रहा है, मतलब प्रश्न को छोड़ने की संभावना यहां पे कम है। जबकि पीएससी का कल का पेपर देखे होंगे, सब इंस्पेक्टर को लेकर के जो लिया था, उसमें प्रश्न पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। समझ आ रहा है? नहीं आता है मतलब नहीं आता है, कोई और उसमें ये नहीं कि इस जानकारी को पढ़ करके मैं उत्तर दे दूं क्या सर, इस जानकारी को पढ़ करके मैं उत्तर दे दूं क्या, नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको उसका उत्तर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो प्रश्न आपका छूटेगा। अब देखो ना, कट ऑफ की बात देखोगे, अगर आप कट ऑफ की बात देखोगे तो व्यापम का कट ऑफ देखो क्या जा रहा है अभी। व्यापम में ऐसा हो गया कि 80 प्लस से कम लाने में कोई चांस ही नहीं बन रहा है आपका। मंडी सब इंस्पेक्टर 200 पद के लिए हुआ, 82 नंबर के आसपास क्लोज हो गया पूरा पद। समझ आ रहा है? जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, 82 नंबर के आसपास क्लोज हो गया। अमीन पटवारी देखिए 80 प्लस लाओगे तो ही सिलेक्शन पाओगे, ऐसा हो गया। अब कल का पेपर जो हुआ है सब इंस्पेक्टर का, उसमें 100 प्रश्नों में 50-55 प्रश्न भी जो सही बना रहा है, उसका भी चांस है कि मेंस के लिए वो क्वालिफाई हो जाएगा। अभी प्री का पेपर पीएससी ने लिया था, स्टेट सर्विस एग्जाम का, 200 में से 100 नंबर कट ऑफ गया था, सोचिए। जबकि व्यापम में 100 नंबर में 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर बच्चे ऐसा ला रहे हैं। 80 से ऊपर नंबर लाने वाले 1000 बच्चे मिल जा रहे हैं, 90 से ऊपर भी ले आ रहे हैं बच्चे भी। कारण यही है, कारण यही है कि यहाँ पे संभावना बढ़ गई है प्रश्न को बनाने की, संभावना बढ़ गई है प्रश्न को छोड़ने की, मतलब प्रश्न को नहीं छोड़ने की। समझ आ रहा है? संभावना बढ़ गई है। क्योंकि ये जानकारी नहीं पता तो ये पता है तो भी काम चल जा रहा है, ये जानकारी नहीं पता तो ये पता है तो भी काम चला ले रहे हैं अपन। तो थोड़ा सा ये प्रिपेयर रहिएगा कि व्यापम का पैटर्न जो है बल्कि आसान है, टफ नहीं है।
व्यापम का जो पैटर्न है, बल्कि ये आसान है, इसको टफ मत बोलिएगा, आसान है पैटर्न ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ लेंदी जरूर हो रहा है, लेंदी हो रहा है, थोड़ा समय का दिक्कत होता है कि प्रश्न बहुत लेंदी आ रहे हैं, तो प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा समय खर्चा हो रहा है, वहां पे मैं मान सकता हूं कि चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो पीएससी से आसान अभी व्यापम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीएससी से आसान आ रहे हैं। वो पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको, देखना ना 2023 के शिक्षक भर्ती के प्रश्नों से कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में जैसे टेट का एग्जाम आपने दिया होगा, सीजी टेट का, और भी मंडी सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, अमीन पटवारी का पेपर हुआ था, तो 2023 2024 के पेपरों से देखना मैं तुलना कराऊंगा, आपको दिखेगा तुलना करने पर कि अभी का जो पेपर है ये थोड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा लेंदी जरूर है। तो पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि पेपर आसान है, पेपर में कोई ऐसा तकलीफ नहीं होगा, समय को लेकर के काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा। अब बात करूं मैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही होगा, वर्ग 3 का, वर्ग 2 का। देखो समय आप लोगों के लिए थोड़ा कम है, तो तैयारी थोड़ी तेजी से करनी होगी, और सुबह शाम जैसे जैसे बोला जाए, जितना बोला जाए उतना क्लास अटेंड करना होगा, तब जाके सिलेबस पूरा हो पाएगा। और सिलेबस पूरा करके जाएंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन होने का संभावना है मेरा। आधा अधूरा सिलेबस में तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, पूरा पढ़ के जाएंगे तब लगता है कि उसमें से अपन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, पूरा कैसे होगा तो उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको। चलो देखो स्ट्रक्चर तो आपको बताए होंगे सर क्या है, वर्ग 3 का स्ट्रक्चर पता है क्या है, तो क्लियर तो कुछ है नहीं अभी, थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं वर्ग 3 वर्ग 2 के बारे में। बहुत ज्यादा क्लियर जानकारी तो किसी को नहीं पता है, ऑफिशियल जानकारी कुछ आई नहीं है कि वर्ग 3 का स्ट्रक्चर सिलेबस क्या होगा, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ना वर्ग 3 के लिए, ना वर्ग 2 के लिए, ना वर्ग 1 के लिए। फिर भी जितनी जानकारी मिली है हमको, उतनी जानकारी के बेसिस पे बता रहा हूं मैं क्या क्या संभावनाएं हैं। एक बहुत पहले आपने देखा होगा, 4-5 महीने पहले नवभारत में जानकारी आई थी, जिसमें वर्ग 3 के स्ट्रक्चर को बताया था। वो तो स्ट्रक्चर क्या बताया गया था याद करो, ऐसा कुछ जानकारी आया था कि 100 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। ये तो कंफर्म है कि होगा ही, क्योंकि व्यापम यानी सीजीएसएसबी अब जितने भी पेपर ले रहा है वो 100 प्रश्नों का ही ले रहा है, तो ये तो होगा ही, 100 प्रश्न 100 अंक का। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, और समय कितना रहेगा, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का रहेगा। ये जो जानकारी है ये तो एकदम पुख्ता है कि स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा 100 प्रश्नों का। अब इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो नवभारत में जो जानकारी आई थी उसमें लिखा हुआ था कि सीडीपी आएगा 20 प्रश्नों का, उसमें लिखा हुआ था हिंदी भाषा, यहां से आएंगे 17 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से आएंगे 17 प्रश्न, गणित से आएंगे 20 प्रश्न, इसके बाद ईवीएस मतलब पर्यावरण, यहां से 13 प्रश्न, कंप्यूटर के आएंगे 7 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, यहां से 6 प्रश्न। ऐसा लिखा गया था नवभारत में जो जानकारी आई थी, उसके बेसिस पे बता रहा हूं मैं कि ऐसा लिखा गया था। स्ट्रक्चर तो 100 प्रश्नों का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस, समय रहेगा 2 घंटे का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे आपने यूट्यूब अगर देखा होगा, हम लोग का जो चैनल है उड़ान का, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे जो जानकारी एससीईआरटी से मिली थी, बाद में तो अब सारे कोचिंग वाले उसी को बता रहे हैं, उसमें मैंने क्या बताया था कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सीडीपी के 15 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 10, गणित के 15, ईवीएस के 10। मतलब आप देखेंगे तो यहां से कितने हो गए, 65 प्रश्न हो गए। बचे 35 प्रश्न में लिख दिया था सामान्य अध्ययन, बचे 35 प्रश्न में सामान्य अध्ययन लिखा था, जिसमें 15 प्रश्न थे रीजनिंग के, 15 रीजनिंग के थे, इसके बाद 15 प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के, और 5 प्रश्न थे कंप्यूटर के। ऑफिशियल नहीं आया है कुछ भी, ना ऑफिशियल ये वाला आया है, ना ऑफिशियल ये वाला आया है, समझ आ रहा है। लेकिन जहां तक संभावना है यही वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है, यही वाला स्ट्रक्चर रहेगा जहां तक संभावना बताई जा रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं
सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग को भी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग भी जोड़ दिया गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। पत्रकारों से जितनी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि दिसंबर से पहले मीटिंग हुई थी, वहां पे ये वाला सिलेबस, ये वाला स्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन जनवरी फरवरी में फिर से मीटिंग हुई थी जहां पे पूरा नया स्ट्रक्चर बनाया गया और रीजनिंग को उसमें डाल दिया गया। ऐसा अब अगर ऐसा बनाता है तो यहां पर आप देखेंगे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का बड़ा वेटेज हो गया और रीजनिंग का भी बड़ा वेटेज हो गया। गणित और रीजनिंग मिलाकर के 30 प्रश्न हो गए, सोचिए। और पूरा ये पूरा पूरा आपके मेरिट को निर्धारित कर देगा। ये 30 प्रश्न मतलब पूरा पूरा मेरिट को डिसाइड करेगा ये 30 प्रश्न। और अभी का जो चल रहा है उसमें 30 में 27, 28, 29 में काम चलेगा। आप सोचेंगे मेरा वीक है तो मैं 20 बना लूंगा तो भी बहुत है, तो वैसे ही आप एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 80-85 से कम में तो काम ही नहीं बन रहा है आपका। तो आप सोचेंगे मैं 20-15 बना लूंगा सर 30 में से तो काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला। आपको गणित और रीजनिंग के 30 में से 25 प्लस एनी हाउ करना पड़ेगा। यही वाले स्ट्रक्चर की बात चल रही है कि यही वाला स्ट्रक्चर आएगा। सारे कोचिंग वाले भी अब यही बताने लगे हैं। मैंने सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि ये आने वाला है। और मैं तो जब केवी वगैरह का एग्जाम हो रहा था, EMRS का एग्जाम हुआ था, वहीं पे मैंने बता दिया था कि रीजनिंग जोड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने एग्जाम्स हैं आसपास सेंट्रल के, दूसरे स्टेट के, उसमें रीजनिंग को डाला है। तो मुझे लग रहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीजनिंग को डालेगा, तो रीजनिंग रहेगा ये तो मान के चलिए। और रीजनिंग बन जाएगा, रीजनिंग टफ नहीं है। रीजनिंग की भी क्लास लगेगी आपकी, रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग बन जाएगा। जैसे अगले वीक से 2-2 घंटे दोपहर में रीजनिंग की क्लास भी लगेगी अलग से, तो उसको भी आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं। रीजनिंग आएगा, कंफर्म है ये तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारी करनी होगी आपको। जीएस यहाँ पे बड़ा है 15 प्रश्न, यहाँ पे बहुत छोटा था 6 प्रश्न। बच्चे को पहले ये वाला पैटर्न मिला था कि ये वाले पैटर्न में एग्जाम होने वाला है, तो उनका कहना था कि सामान्य ज्ञान को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान केवल 6 प्रश्नों का है। लेकिन ये वाले में तो सामान्य ज्ञान 15 का है, तो सामान्य ज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो सारे विषयों का कवरेज होगा। रीजनिंग कंफर्म ही मान के चलिए। अभी मैं 5-6 दिन पहले भी बैठा था पत्रकार के साथ में, तो मैं यही प्रश्न पूछा कि कंफर्म मान के चलो रीजनिंग आ रहा है कि नहीं, तो उनका कहना था एकदम कंफर्म मान के चलिए रीजनिंग आ रहा है, एकदम कंफर्म उनका कहना था। तो ये वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ग 3 वाले तैयार करेंगे। वर्ग 2 की बात करता हूं, देखिए वर्ग दो की बात करूं तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, 100 प्रश्नों का, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। समय कितना रहेगा? 2 घंटे का। ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इन 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर में नवभारत में जो खबर आई थी उसमें क्या कहा गया था कि 100 प्रश्नों में 70 प्रश्न आपके विषय के आएंगे और 30 प्रश्न जो है ये कॉमन रहेंगे, ऐसा कहा गया था। 30 कॉमन रहेंगे। अभी जो जारी हुआ है एक जानकारी देखे थे, वो अलग अलग जो एग्जाम है उनका शैक्षणिक योग्यता बताया गया है और एग्जाम का थोड़ा मोड़ा पैटर्न बताया गया है। तो वहां पे भी लिखा है, देखना, शिक्षक के लिए जो एग्जाम होगा वो 2 भाग में होगा। एक भाग विषय का रहेगा और एक भाग कॉमन रहेगा। तो एक भाग विषय का जो रहेगा, नवभारत में आया था कि वो 70 प्रश्नों का रहेगा और जो कॉमन रहेगा वो 30। जैसे गणित विषय से आप दे रहे हैं वर्ग 2, तो 70 प्रश्न गणित के मिलेंगे और 30 प्रश्न कॉमन मिलेंगे। कॉमन में लिखा था कि 10 सीडीपी के, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर और 5 सामान्य ज्ञान, ऐसा लिखा था। 10 लिखा था सीडीपी, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर, 5 सामान्य ज्ञान, ऐसा लिखा था। लेकिन फिर से एक जानकारी आई पत्रकारों के माध्यम से, जहां पे बोला गया कि 50-50 का पैटर्न रहेगा। 50 पूछेगा विषय का और 50 पूछेगा कॉमन। 50 आपके गणित विषय का पूछेगा और 50 कॉमन पूछेगा। अब इस कॉमन में बोला गया कि 15 होगा सीडीपी, 15 होगा सामान्य ज्ञान, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर और 5 रीजनिंग, ऐसा बोल दिया गया। समझ आ रहा है? ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। समस्या तो यही है, ऑफिशियल कुछ आ नहीं रहा है। मार्केट में बातें 50 फैली हुई हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो या तो ये वाले स्ट्रक्चर में एग्जाम होगा या तो ये वाले में। इस 50 में ऐसा बोला जा रहा है कि 15 सामान्य ज्ञान का आएगा, 15 सीडीपी का आएगा, 30 ये हो गए, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर और 5 रीजनिंग आएगा। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। रीजनिंग यहां पर भी जोड़ दिया गया है। देखिए वही बात है, यहाँ पे
ये वाला जो है दिसंबर से पहले मीटिंग हुई थी वहां पे डिसाइड किया गया, जनवरी फरवरी में मीटिंग हुई तो वहां पे नया बना दिया गया 50 और 50 का। ज्यादा संभावना इसकी है, यहाँ पे ज्यादा संभावना ये वाले की है, ये वाले की ज्यादा संभावना है। अब इसमें भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, देखो ना, इसमें आपका गणित विषय तो आपको पढ़ना ही है, इसमें अब सीडीपी सामान्य ज्ञान का भी बड़ा वेटेज, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और रीजनिंग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस हो गया शिक्षक भर्ती परीक्षा का, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी आपको। समझ आए स्ट्रक्चर? दो दो संभावनाएं बताया हूं, दोनों में से कोई एक रहेगी। वर्ग 3 में या तो ये या तो ये, ज्यादा संभावना ये नए वाले की है। वर्ग 2 में या तो ये या तो ये, ज्यादा संभावना ये नए वाले की है। ऐसा बोलने को सुनने को मिल रहा है। अब गणित की बात करूं अगर मैं, गणित का वेटेज कितना है, तो गणित का वेटेज देखिए वर्ग 3 में या तो 20 प्रश्नों का होगा, या तो 20 प्रश्नों का होगा, या तो 15 का होगा। रीजनिंग का या तो होगा ही नहीं या तो 15 का होगा। समझ आ रहा है? गणित का वेटेज अगर मैं देखूं तो 20 प्रश्नों का या फिर 15 प्रश्नों का, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। यहां पे आप देखेंगे तो गणित का वेटेज गणित विषय में या तो 70 का रहेगा या तो 50 का रहेगा। अब गणित में क्या क्या पढ़ना है फटाफट देखिए, नोट करेंगे क्योंकि सिलेबस को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। गणित में क्या क्या पढ़ना है एक एक पॉइंट अच्छी से नोट करिए, समझिए, और कैसे पढ़ना है फिर बताऊंगा मैं। तो गणित में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझेंगे, बताते जाऊंगा। वर्ग 3 में क्या है, वर्ग 2 में क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। गणित में सबसे पहला जो भाग है यह है गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथ्स। गणित का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षण शास्त्र तथा गणित का इतिहास, ये भी जोड़ दिया गया है इस बार, तथा गणित का इतिहास। गणित का शिक्षण शास्त्र तथा गणित का इतिहास, ये पहला सेक्शन है। गणित का शिक्षण शास्त्र का मतलब समझ आता है ना, पेडागोजी ऑफ मैथ्स, और गणित का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ मैथ्स। हिस्ट्री ऑफ मैथ्स में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? हाँ, गणितज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिशियन पढ़ेंगे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुजन, भास्कराचार्य, परमगुप्त, जो गणितज्ञ रहे हैं उनकी क्या खोज रही है, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सबको पढ़ेंगे। इसको भी जोड़ा है इस बार, ऐसा बोल रहे हैं। गणित का पेडागोजी तो आप जानते ही हैं, गणित को सिखाने की अलग अलग विधियां, आगमन, निगमन, सुने हैं ना, अलग अलग मॉडल, प्रोग्रामिंग, बैंकिंग, रचनात्मक, मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा, ये सब जो पढ़े हैं गणित के पेडागोजी में तो वही पढ़ना है। और उसके बाद गणित का इतिहास, ये इस बार नया बोल रहे हैं, जुड़ रहा है। गणित का इतिहास मतलब हिस्ट्री भी जाने आप, कि गणितज्ञों के कामों को जाने, गणितज्ञों के योगदानों को जाने, क्या योगदान उनका रहा है। ये वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों में है, ये वर्ग 3 में भी है और वर्ग 2 में भी है, दोनों में है, ध्यान रखिएगा, दोनों में है। ये अगला जो भाग है यह है आपका अंक गणित, अरिथमेटिक बोलते हैं इसको, अंक गणित, अरिथमेटिक, अंक गणित। अब अंक गणित के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अंक गणित मतलब गणित के अंकों पर खेल खेलना है, गणित की संख्याओं पर खेल खेलना है। तो गणित के अंक, गणित की संख्याओं पर जितने भी चैप्टर हैं, अंक गणित का मतलब गणित के अंक या गणित की संख्याओं पर जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। जैसे बात करूं मैं संख्या पद्धति की, इंग्लिश में बोलते चलूंगा, जो भी इंग्लिश वाले होंगे, संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसी में पढ़ते हैं आप सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसी में पढ़ते हैं आप भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इसी में पढ़ते हैं आप वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, इसको बोलते हैं आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ते हैं इसी में आप। इसी में आप पढ़ते हैं फिर औसत, एवरेज। इसी में आप पढ़ते हैं प्रतिशत मतलब परसेंटेज। इसी में आप पढ़ते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। इसी में आप पढ़ते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसी में आप पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी में आप पढ़ते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन।
रेशियो प्रोपोर्शन। इसी का एप्लीकेशन आप देखते हैं मिश्रण, इसी का एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं साझा। इसके बाद आप पढ़ते हैं चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। इसी का एप्लीकेशन है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन। इसी का एप्लीकेशन है नावधारा, नावधारा का मतलब होता है बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आप पढ़ते हैं समय और कार्य, समय कार्य, टाइम एंड वर्क बोलते हैं। इसी का एप्लीकेशन है पाइप, टंकी, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके बाद आप पढ़ते हैं लस मौस, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ। एक और चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जो आपको कवर करने होते हैं अंक गणित में, अरिथमेटिक में। वापस से इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शनल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन या मिक्सचर, पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अंक गणित में इतने सारे चैप्टर्स हैं, अंक गणित, अरिथमेटिक बोलते हैं इसको। वर्ग 3 वाले जो हैं इसमें से कुछ चैप्टर्स को अलग कर सकते हैं। वर्ग 3 वाले, जैसे वर्ग 3 में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है, वर्ग 3 में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है, साझा को नहीं पूछता है वर्ग 3 में, वर्ग 3 में चक्रवृद्धि ब्याज, साझा, ये सब चैप्टर को देखने को नहीं मिला अभी तक। साझा मतलब पार्टनरशिप और चक्रवृद्धि ब्याज। वर्ग 2 वाले तो सब पढ़ेंगे, वर्ग 2 वाले का तो कुछ भी कटौती नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न 70 प्रश्न आने हैं और सब पढ़ना पड़ेगा लगभग, मान के चलिए। ये अंक गणित के चैप्टर्स हैं, समझ आए? अंक गणित का मतलब समझ आता है, अंकों पर, संख्याओं पर जो प्रश्न बनते हैं। समय दूरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो अंकों पर, संख्याओं पर ही तो प्रश्न बनेंगे। 50 किलोमीटर की यात्रा 25 की चाल से तय कर रहे हो तो कितना घंटा लगेगा, संख्याओं पर ही तो काम कर रहे हो। टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में, एक मजदूर 25 घंटे में एक दीवार को बनाता है, दूसरा मजदूर 30 घंटे में उसी दीवार को बनाता है, दोनों मिलकर बनाए तो कितना घंटा लगेगा। तो आप देखेंगे तो संख्याओं पे, अंकों पे ही तो काम कर रहे हैं। औसत, आप लोगों का औसत भार 50 किलोग्राम है, समझ आ रहा है? तो किस पे काम चल रहा है? संख्याओं पर, अंकों पर। तो अंक गणित का मतलब काम जो मेनली चलेगा वो संख्याओं पर और अंकों पर चलता है। तो ये अंक गणित, गणित का दूसरा भाग है। गणित का पहला भाग गणित का शिक्षण शास्त्र या गणित का इतिहास, गणित का दूसरा भाग हो जाएगा अंक गणित। तीसरा भाग लिखिए बीज गणित, अलजेब्रा। तीसरा भाग है बीज गणित, बीज गणित, अलजेब्रा, अलजेब्रा, बीज गणित। बीज गणित क्या होता है? तो बीज गणित में गणित के संख्याओं के साथ साथ अंग्रेजी के अक्षर भी एंट्री मार देते हैं, समझ आ रहा है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब आ जाते हैं, मतलब गणित की संख्याओं के साथ साथ अंग्रेजी के अक्षर भी यहाँ पे एंट्री मारते हैं। मतलब यहाँ पे अक्षरों पर और संख्याओं पर, दोनों पर मिला के काम करना है अपन को। जैसे वर्ग समीकरण सुने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, देख पा रहे हो? एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सबका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, ये सबका एंट्री हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते चलो। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? बहुपद, पॉलिनोमियल, सुने हैं इसको? बहुपद, और बहुपद में ही क्या पढ़ते हैं? बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन। बहुपद और बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन बताऊंगा वर्ग 3 में कितना है ये। इसके बाद बहुपद से ही एंट्री होती है रैखिक या युगपत समीकरण, ये सिलेबस में आता ही है, रैखिक या युगपत समीकरण, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक या युगपत समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन, रैखिक या युगपत समीकरण। इसके बाद एंट्री होती है वर्ग समीकरण की, वर्ग समीकरण, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण का ही नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा सब किए होगे, याद करो, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं यहां से। तो वर्ग समीकरण के मूल निकाले होगे, रूट, समझ आ रहा है। अल्फा और बीटा मूलों का योग याद आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। ये सब पूछा है मंडी में, अमीन पटवारी में, सहकारिता के एग्जाम में सब पूछा है ये सबको। अभी देख दिए होंगे मंडी सब इंस्पेक्टर, रैखिक समीकरण दिया होगा, इसके कितने हल होंगे। ग्राफ अगर एक दूसरे को ऐसे काट दिया तो एक ही हल, ग्राफ अगर पैरेलल हो गया तो कोई हल नहीं, ग्राफ अगर एक के ऊपर एक बैठ गया तो अनंत हल। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी बने हैं एग्जाम में रिसेंटली। इसके बाद इसी में आप क्या पढ़ते हैं, बीज गणितीय सूत्र, बीज गणितीय सूत्र, एल्जेब्रिक फॉर्मूले, बीज गणितीय सूत्र। बीज गणितीय सूत्र का मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जितने फॉर्मूले आप सुने हैं बचपन से वो सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं आप बीज गणितीय सूत्र के अंतर्गत, समझ आ रहा है। इसके बाद इसी में आप पढ़ते हैं घातांक और करनी, घातांक और करनी, इंडाइसेस एंड सर्ट्स बोलते हैं, या एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स बोल सकते हैं। घातांक और करनी, घातांक और करनी में क्या करना है, घातांक के नियम जो है, x का पावर m इंटू वाई का पावर m, x का पावर क्या हो जाता है m प्लस, और ऐसे नियम पढ़े हो ना, x का पावर m इंटू वाई का पावर m क्या हो जाता है, ये x इंटू वाई पूरे का पावर m। जैसे x का पावर m इंटू एक्स का पावर n क्या हो जाता है, ये x का पावर m प्लस n। ये जितने भी आप नियम पढ़ते हैं घातांक के, ये सब नियम तो पढ़े होगे ना, ये सब नियम पढ़े होगे बचपन में, ये सारे नियम, ऐसे ही करनी के सारे नियम और उनपे प्रश्न, ये सारे प्रश्नों को डील करना होता है। तो घातांक के सारे नियम, करनी के सारे नियम, उनपे सारे प्रश्नों को आपको डील करना है। तो घातांक के नियम, करनी के नियम और उनपे जो प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद इसी में और क्या पढ़ना है, देखो बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का योग, अंतर, गुणा, भाग, योग, अंतर, गुणा, भाग, समझ पा रहे हैं। बीजी व्यंजकों का योग, अंतर, गुणा, भाग, ये सब सीखना है। मतलब कि बीजीय व्यंजकों का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 क्या है, बीजीय व्यंजक। तो सेम पावर का डेटा जुड़ेगा घटेगा, गुणा करना आपको आना चाहिए, भाग देना आपको आना चाहिए। ये सेक्शन आपको कवर करना है किसमें, बीज गणित में। ये सेक्शन आपको बीज गणित में कवर करना है, समझ आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, वर्ग 3 में बहुत ज्यादा नहीं है ये, वर्ग 3 के लिए एकदम सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए, वर्ग 2 में तो पूरा पढ़ना है, वर्ग 3 में बहुत ज्यादा नहीं है ये, सामान्य जानकारी। डायरेक्टली यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली काम आता है। इनडायरेक्टली मतलब जैसे बीज गणितीय फॉर्मूले काम आ जाते हैं, वर्ग समीकरण कहीं कहीं पे सॉल्व करना पड़ जाता है, रैखिक समीकरण कहीं कहीं पे सॉल्व करना पड़ जाता है, घातांक के नियम, करनी के नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वर्ग 3 में केवल सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, वर्ग 2 में तो भरपूर प्रश्न आपको लगाने हैं, यहां से जितने लगा सकते हैं। वर्ग 3 में सामान्य जानकारी, क्योंकि कहीं पे भी आपको घातांक के नियम की आवश्यकता पड़ सकती है, करनी के नियम की आवश्यकता पड़ सकती है, बीज गणितीय सूत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे अभी सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ था वर्ग 3 का, उसमें एक औसत का प्रश्न आया था सही जोड़ी बनाने का, जिसमें औसत के प्रश्न में आपको बीज गणितीय सूत्र की आवश्यकता पड़ गई थी, बीज गणितीय सूत्र की, वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आप सोचो वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा थी, औसत के प्रश्न में बीज गणितीय सूत्र की आवश्यकता पड़ गई थी। घातांक के नियमों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी पूरे गणित में, आपको बीज गणितीय सूत्र की आवश्यकता लगातार पड़ेगी आपको। प्रश्न, हर प्रश्न में देखना ना बीज गणितीय सूत्र कहीं ना कहीं घुस जाता है। वर्ग समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। मैं आपको बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहां से x का मान क्या होगा, तो ये बताना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो कहीं पे भी आ सकता है। रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया, देखो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x का मान आपको बताना आना चाहिए, तो कहीं पे भी आ सकता है, ये सब तो कहीं पे भी मिल सकता है आपको। तो वर्ग 3 के लिए सामान्य जानकारी, जिससे कि मैथ्स का कैलकुलेशन आपसे बने,
और वर्ग 2 के लिए तो सेपरेट। वर्ग 2 में तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब खेल खेलना है। बीज गणितीय सूत्र, सारे बीज गणितीय सूत्र पे एप्लीकेशन देखना है आपको। तो वर्ग 2 का मेन है ये, वर्ग 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य जानकारी बस आपको इकट्ठी करनी है यहां से। वर्ग 2 को तो पढ़ना ही है यहां। समझ आया? बीज गणित अंतर समझ आ रहा है? अंक गणित का मतलब संख्याओं पर खेल, और बीज गणित का मतलब संख्याओं के साथ अक्षरों का एंट्री हो जाएगा। ये अंक गणित वाला तो दोनों में है, ये तो वर्ग 3 वर्ग 2 यही तो मेन है देखा जाए तो वर्ग 3 के लिए, तो ये तो दोनों में है। बस यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि वर्ग 3 में ये चैप्टर देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद बीज गणित के बाद अगला जो सेक्शन आता है वो है ज्यामिति और क्षेत्रमिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों को मर्ज करके लिख रहा हूं मैं, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग 3 के लिए भी और वर्ग 2 के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। इसमें तो कोई कटौती मत करना, वर्ग 3 वाले भी वर्ग 2 वाले भी। ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ज्यामिति और क्षेत्रमिति में छोटा सा डिफरेंस होता है। ज्यामिति में फिगर्स जो पढ़ते हैं आप, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनके प्रॉपर्टीज, इनके रिलेशंस का अध्ययन करते हैं, जबकि क्षेत्रमिति में उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप, उनके विकर्ण, ये सब का कैलकुलेशन चालू कर देते हैं। तो अपन दोनों को मर्ज करके ही पढ़ेंगे। इसमें उनके प्रॉपर्टीज का, उनके रिलेशंस का, ये सब का अध्ययन करते हैं, और यहाँ पे उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन, उनका परिमाप, ये सब का कैलकुलेशन चालू हो जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें आपको कवर करना है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। पिछले बार प्रश्न भी यहां से आया था। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, अलग अलग प्रकार की रेखाएं सुने हैं, समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण सुने होंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ऐसे बहुत सारे कोण, उन पे प्रश्न करने होते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे बहुभुज, बहुभुज पॉलीगॉन बोलते हैं, बहुभुज, बहुभुज के आंतरिक कोण, बहुभुज के बाह्य कोण, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। इसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं 2D फिगर्स, 2D आकृतियां, 2D फिगर्स, 2D आकृतियां पढ़ते हैं इसमें आप। अब 2D आकृतियों में 3 आकृतियां हैं आपके सामने, एक है त्रिभुज, त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, और तीसरा है वृत्त, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। ये 2D फिगर्स में कवर करना है आपको, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज है ना, विषम बाहु सुने हैं, स्केलेन, समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 4 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज तो मैंने बोल दिए। चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। वृत्त में अर्धवृत्त, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसके चाप की लंबाई, बहुत कुछ है। तो मोटा मोटा मैंने लिखा है 3 फिगर्स ये। इसके बाद आप पढ़ेंगे 3D फिगर्स, 3D आकृतियां। 3D फिगर्स का मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे, 3 डायमेंशंस, 3D फिगर्स। इस 3D फिगर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, घन, क्यूब बोलते हैं, घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं, बेलन, सिलेंडर बोलते हैं इसको, शंकु, कोन बोलते हैं इसको, और गोला, गोला मतलब इसको बोलते हैं स्फेयर, गोला मतलब हो जाएगा स्फेयर। ये 5 फिगर आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। आजकल जो प्रश्न दे रहा है ना ज्योमेट्री मेंसुरेशन से, सबसे आसान प्रश्न तो इसी से आ रहे हैं, केवल फॉर्मूला मैच करने दे रहा है आजकल, सही जोड़ी में फॉर्मूला मैच करो, यही सब दे रहा है आजकल, ज्यादातर प्रश्न यही आ रहे हैं। लिखे यहां तक। 2D और 3D में अंतर क्या है समझ आता है ना। 2D में 2 ही डायमेंशंस होंगे, लंबाई और चौड़ाई, 3D में ऊंचाई। बच्चे अगर बचपन में आप पढ़े होंगे 3D फिगर्स को कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, 2D फिगर्स को कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्श की बात करूंगा तो क्या है 2D, और पूरे कमरे की बात करूंगा तो क्या हो गया 3D। फर्श में 2 ही डायमेंशन, देखो ना, लंबाई और क्या है चौड़ाई, और ऊंचाई को भी मिला लिया तो क्या हो गया 3D। जैसे फोन क्या है 3D है, सामने से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, और ये जो डायमेंशन निकला है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा 3D, जिसको बोर्ड में आप ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक चतुर्भुज बनाया, ये देखिए 2D है, क्यों 2D है, 2 ही डायमेंशन है, एक्स और वाई,
अब इसके ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज बैठाते जाओ, बहुत सारे चतुर्भुज बैठाओगे तो बाहर की ओर एक डायमेंशन निकलेगा, उसी बाहर की ओर वाले डायमेंशन को मैं क्या बोल रहा हूं, तीसरा डायमेंशन जेड डायमेंशन। अब वो बाहर की ओर जो डायमेंशन निकल रहा है उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, संभव ही नहीं है। इसीलिए बचपन से पढ़ाया गया कि 3D फिगर्स को बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे इस बॉटल को देखो, क्या दिख रहा है, वृत्त, मान लो ये वृत्त दिख रहा है आपको, ये जो एक्सपांशन है ना, यही क्या है, तीसरा डायमेंशन। समझ पा रहे हैं एक्सपांशन को? जैसे एक वृत्त बना दूं मैं, ये देखिए एक वृत्त बना दूं मैं, ये वृत्त क्या है, 2D। क्यों 2D? क्योंकि दो ही डायमेंशन है सर। अब वृत्त के ऊपर वृत्त बैठाते जाओ बैठाते जाओ बैठाते जाओ तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा, उसी डायमेंशन को क्या बोल रहा हूं मैं, जेड डायमेंशन। तो इन आकृतियों में दो ही डायमेंशन होते हैं, इनमें तीन डायमेंशन। जैसे घन, पासा देखें, पासा इमेजिन करो, पासा का सामने वाला क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है सामने से चतुर्भुज। अब एक्सपांशन हुआ है ना, तभी तो एक फलक इधर, एक फलक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक क्या है इधर, 6 फलक हैं। घनाभ का मतलब ईंट को इमेजिन करो, ईंट, ईंट में देख पा रहे हो चतुर्भुज दिख रहा है, और वो चतुर्भुज का क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन क्या बन गया, ईंट। 6 सतह देख पा रहे हो, दो ऐसे, दो ऐसे और दो ऐसे। बेलन का मतलब पानी की बोतल देखे हैं, एक सर्कल है, ये सर्कल ऐसे एक्सटेंड होता गया होता गया होता गया, बेलन है वो। शंकु मतलब जैसे जो बर्थडे कैप देखे होंगे, बर्थडे कैप एक सर्कल पॉइंट से चालू हुआ और धीरे 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 करके बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। गोला का मतलब वो फुटबॉल देखे हैं, टेनिस बॉल देखे हैं, ग्लोब देखे हैं, ये क्या है, गोला। एक डॉट से चालू हुआ, सर्कल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर वैसे ही ग्रेजुअली कम होता 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 फिर से एक डॉट आ गया, ये फुटबॉल हो गया। तो ये सारे फिगर्स 3D हैं, ये सारे फिगर्स 3D हैं, इनको भी कवर करना है। इसके बाद और क्या पढ़ना है, देखो त्रिभुजों की समरूपता, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, ये सब पढ़ना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। प्रमेय में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे ये सब पढ़े होंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। सेंटर से कॉर्ड पे कोई लंब खींचिए, वो कॉर्ड को क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। सुना ऐसा थ्योरम, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के किसी चाप से केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का डबल होता है। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं आपको, वो सब थ्योरम पे प्रश्न बने हैं। और लास्ट में कुछ विविध प्रश्न, विविध प्रश्न हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति को जोड़ दे, तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी में कवर करेंगे अपन। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी में कवर करेंगे अपन। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना है सोचो ज्यामिति क्षेत्रमिति में। शिक्षक में अगर 70 प्रश्न आते हैं तो 20 प्रश्न आएंगे यहां से, और अगर 50 आते हैं तो कम से कम 15-16 आएंगे। सहायक शिक्षक में अगर 20 प्रश्न आते हैं तो 6 प्रश्न कम से कम देगा यहां से, और 15 आते हैं तो 4-5 तो भी आएंगे यहां से। तो सहायक शिक्षक में 15 में 4-5 मान के चलिए, और शिक्षक में 50 आता है तो 15 यहां से मान के चलिए, ज्यामिति क्षेत्रमिति से। लिखे यहां तक पूरा? तो वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला पार्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी, अगला पार्ट है, ये कौन सा है, चौथे नंबर का, पांचवा, ये है सांख्यिकी। ये बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है ये। आप पहली बात तो ये समझ लो, बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि इससे आसान कोई भाग ही नहीं है। प्रतिशत आता है तो ये आता है, लाभ हानि आता है तो ये आता है आपसे, बहुत आसान है। वर्ग 3 में नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, वर्ग 2 में है, वर्ग 3 में बिल्कुल नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या, आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या, इसको क्या बोलते हैं, डीआई, सुने होंगे ना, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका।
जैसे इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा का एक ब्रीफ स्टडी करने के लिए डेटा को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे तो याद करो, जैसे पहली बैटिंग हो गई इंडिया की, फिर इंग्लैंड की बैटिंग चल रही है, तो ऐसे लाइन ग्राफ दिखाता है उसमें कि इंग्लैंड ऐसे आगे थी, फिर पीछे हो गई, फिर आगे थी, ऐसे चल रही है। तो लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ क्या कर रहा है? डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा है? एक टेबल दिखा देगा, टेबल में क्या दिखाएगा? याद करो, क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट के एग्जांपल से याद करो। टेबल में ऐसा बता देगा अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग टीम के खिलाफ रन कितने हैं। ये टेबल हो गया। समझ आ रहा है? जैसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग विषय में नंबर कितने हैं, टेबल से बता सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिससे उसका ब्रीफ स्टडी किया जा सके, उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो आंकड़ों की व्याख्या में आपको पढ़ना क्या क्या होता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट जानते हैं क्या होता है? सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पढ़े होगे ना। सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। भोजन पे खर्च इतना परसेंट, परिवहन पे खर्च इतना परसेंट, ऐसा सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में पाई चार्ट बोलते हैं, हिंदी में वृत्त चित्र बोलते हैं। इसी में पढ़ते हैं दंडालेख। दंडालेख, बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे बार ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं आप। दंडालेख में ही आप एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आयत चित्र। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम। इसके बाद आप पढ़ते हैं लेखा चित्र, लाइन ग्राफ। लेखा चित्र, लाइन ग्राफ, ये देखिए ये बता रहा था। इसके बाद आप पढ़ते हैं सारणियन। सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन। ये देखिए टेबल के फॉर्मेट में डेटा देते हैं आप, इसको बोलते हैं टेबुलेशन, टेबल के फॉर्मेट में डेटा। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसी को डीआई बोलते हैं। पाई चार्ट, दंडालेख, लेखा चित्र और सारणियन। इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? और आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक परिसर। माध्य, माध्यिका, बहुलक परिसर। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। बारंबारता बंटन सारणी आपको दे देगा, बचपन में किए होंगे ना। वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दिया है, उसका माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो। वर्ग 3 में भी है ये टॉपिक, लेकिन इसको मैं औसत के चैप्टर में ही पढ़ा दिया करता हूं। वर्ग 3 में भी ये टॉपिक है, बेसिक है वर्ग 3 में, माध्य, माध्यिका, बहुलक का, जिसको मैं औसत के चैप्टर में ही कवर करूंगा। औसत के चैप्टर में। वर्ग 2 में थोड़ा वृहद रूप में है। वृहद रूप का मतलब ऐसा पढ़े होगे, वर्ग अंतराल में डेटा दिया रहता है, ऐसा याद आ रहा है कुछ कुछ। 0 से 10 वाले 5 बच्चे, 10 से 20 वाले 10 बच्चे, ऐसे। ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल ऐसे दे देगा। डेटा बोलेगा इनका माध्य निकालो, माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्यिका निकालो, इनका बहुलक निकालो, परिसर निकालो, ऐसे सब देगा। इसके बाद इसी में क्या पढ़ते हैं? क्रमचय, संचय और प्रायिकता। क्रमचय संचय लिखा नहीं है, लेकिन प्रायिकता पढ़ने के लिए पहले आपको संचय सीखना ही पड़ेगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सीखेंगे तो ही प्रायिकता बनेगा। तो सिलेबस में प्रायिकता लिखा है, लेकिन आपको संचय पढ़ना पड़ेगा तब प्रायिकता बनेगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्रमचय, संचय और प्रायिकता। बी वालों को एलिजिबल करेगा मनीष, इंजीनियरिंग वालों को वर्ग 2 मैथ्स में एलिजिबल करेगा ही। तो 19 में 23 में भी किया था, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, ऐसा कुछ जानकारी आया था मेरे पास। रायपुर से हो रहा है, गीतांजलि। समझ आया यहां तक? इतना सिलेबस में है सांख्यिकी के। बढ़ू आगे। लास्ट जो सेक्शन है आपका वर्ग 2 वालों के लिए ही है, 6वां नंबर, यह है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बोला जा रहा है कि आएगा, बोला जा रहा है कि आएगा, कंफर्मेशन नहीं है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं मतलब फॉर्मूलेस वगैरह, रेशियो एंड फॉर्मूलेस। इसके अलावा ऊंचाई और दूरी वगैरह, हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब बेसिक पढ़ना है, 9th 10th का बेसिक पढ़ना होगा। अगर आया भी तो बेसिक ही पढ़वाएगा। वर्ग 3 वालों को फिर से यही है कि नहीं पढ़ना है,
वर्ग 2 वालों को पढ़ना है इसको। ऑफिशियल अभी तक जानकारी नहीं मिला है कि त्रिकोणमिति आएगा। जैसे टेट का पेपर दिए होंगे वर्ग 2 से आप लोग, त्रिकोणमिति छोड़ के ये सब तो वर्ग 2 में देखे ही होंगे। ये देखे हैं वर्ग 2 में आता है। टेट के पेपर की बात कर रहा हूं या इससे पहले 19 और 23 के पेपर की बात कर रहा हूं। 19 में और 23 में जो पेपर हुआ वर्ग 2 का, और टेट का जो पेपर होता है उसमें आप देखें ये पूरा आता है, ये भी पूरा आता है, पूरा ही भरा रहता है। ये भी आता है, देखे होंगे बीज गणित में ये सब चीजें आती हैं, ये तो आता ही है, और पेडागोजी भी आता है। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि वर्ग 2 का विषयवार एग्जाम होगा तो त्रिकोणमिति आपको देखने को मिल सकता है। इसमें त्रिकोणमिति अनुपात मतलब रेशियो, सर्व समीकरण, ऊंचाई और दूरी, ये बेसिक आपको कवर करना होगा इसमें। बेसिक सोचो इतना है वर्ग 2 में। वर्ग 3 में तो ज्यादा नहीं है। वर्ग 3 वालों को क्या करना है, अगर मैं समराइज करूं तो वर्ग 3 वालों को क्या करना है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका तो चिंता नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन गणित में थोड़ा इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझना। ऐसे रटना मत कि आगमन का मतलब ये होता है, निगमन का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे रटना मत। आगमन को समझना, और गणित में समझना बहुत आसान है। मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा समझ आ रहा है। अगर बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं बेलन, और मैं पानी का एक बोतल ले आया बेलन के शेप का, बच्चे को दिखा रहा हूं मैं। अगर मेरे को पढ़ाना है गोला, तो मैं फुटबॉल ले आया, बच्चे को दिखा रहा हूं कि ये गोला है। तो ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, मूर्त की अमूर्त, समझ आ रहा है। ये सब चीजें समझ के पढ़ना। आगमन पद्धति क्या होता है, आप पूरा अपने अनुभवों, अपने तथ्यों, समझ आ रहा है, इन चीजों का उपयोग करके कहां तक पहुंचे हो, एक फॉर्मूले, एक सूत्र तक पहुंचे हो, मतलब मेहनत की हो आप। प्रतिशत पढ़ लिए, मान लो अपन लाभ हानि पढ़ लिए, अब प्रतिशत के पूरे कंसेप्ट को यूज करके अपन साधारण ब्याज के फॉर्मूले बनाए हैं। इसी पद्धति को क्या बोलेंगे, आगमन। मतलब अपने तथ्यों का, अनुभवों का यूज करके आप कहां तक पहुंचे हो, फॉर्मूले तक। तथ्यों, अनुभवों, उदाहरणों का यूज करके आप फॉर्मूले तक पहुंचे हो, मतलब मेहनत किए हो। आगमन लंबे समय तक याद रहेगा। निगमन में क्या, सीधे फॉर्मूला लिख दिया और बोला चलो इस एग्जाम्पल को बनाओ, इस एग्जाम्पल को बनाओ, ये क्या है, निगमन। आगमन का मतलब उदाहरणों को लिया, तथ्यों को लिया, अपने अनुभवों को लिया, और कहां तक पहुंचा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले तक पहुंचा मैं। तो ज्यादा लंबे समय तक कौन बने रहेगा, आगमन। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति कौन है, आगमन। तो समझ के पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो ये वाला तो चलो थ्योरेटिकल पार्ट है। वर्ग 3 वालों को मेनली क्या पढ़ना है, मेनली वर्ग 3 वालों को मेनली क्या पढ़ना है, अंकगणित और साथ ही साथ ज्यामिति क्षेत्र। वर्ग 3 वालों का खत्म हो जाएगा। वर्ग 3 वालों को ये पढ़ना है। वर्ग 2 वालों को तो सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। वर्ग 3 वालों को मेनली यही दोनों पढ़ना है। बीज गणित का थोड़ा बहुत बेस पता चलेगा तो भी काम चल जाएगा आपका। मेन जो आपको पढ़ना है वर्ग 3 वालों को, वो है आपका अंक गणित और वो है आपका ज्यामिति क्षेत्रमिति। अब कुछ प्रश्न है तो पूछिए, यहां बताइए मन में क्या चल रहा है आपके। ये मैंने आपको बताया क्या सिलेबस है, बताइए। टेट वगैरह तो निकाले होंगे, सीजी टेट निकाले हैं, इस बार का दिए थे क्या, इस बार का दिए थे कि नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, निकला है इस बार का। इस बार का पेपर देखे होंगे, लेंदी बहुत था, और उसके बाद के भी पेपर देखे होंगे। सब इंस्पेक्टर दिए थे मंडी का, मंडी वाला अमीन पटवारी दिए थे। अमीन दिसंबर में जो हुआ था, अमीन पटवारी। पेपर का स्तर देख रहे हैं कैसा आ रहा है, लेंदी आ रहा है। क्वेश्चंस थोड़ा बेसिक जानकारी का ज्यादा पूछ रहा है। बेसिक जानकारी मतलब जैसे औसत चाल निकालो ये नहीं बोल रहा है, समझ आ रहा है। औसत चाल निकालो ये नहीं बोल रहा है कि मैं यहां से यहां तक इस चाल से चला, यहां से यहां तक इस चाल से चला, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी बताओ, ये नहीं पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल निकालने के स्टेप्स क्या होंगे, समझ आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। लगने में लगता है कि टफ है, लेकिन है बहुत आसान। हो थोड़ा सा खेलना सीख गए ना नए पैटर्न के क्वेश्चंस में, तो काम बहुत आसान है। मतलब प्रश्नों का स्तर अगर आपको बताऊंगा ना मैं, तो हंसी आएगा आपको, अरे यार ये सब प्रश्न पूछ रहा है। मतलब इसके लिए तो हमको औसत चाल नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं, तो भी इसका उत्तर लगा के आ जाएंगे हम। हमको नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो भी इसका उत्तर हम लगा के आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न तक आए हैं। किसमें, तो सिंपल सा प्रश्न था वो तो आप पढ़ते हैं, दार्शनिक प्रणाली पढ़ते हैं ना वर्ग 3 में। दार्शनिक प्रणाली वर्ग 3 में पढ़ेंगे ना, इसमें उसको वर्ग 2 वालों को भी पढ़ाता हूं। दार्शनिक प्रणाली पढ़ते हैं इसमें। दार्शनिक प्रणाली का मतलब यूनिट कन्वर्जन, वो तो बहुत सिंपल है।
उसको कन्वर्ट करना था, बस आपको पहले यूनिट को सेम करना था। किलोग्राम को या तो क्विंटल में बदल लो या क्विंटल को किलोग्राम में। एक क्विंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम। अब मैं बोलूं आप 40 नंबर लाए हो 50 में, तो आपका परसेंट कितना बना है? जनरल सा प्रश्न पूछा, 50 नंबर में 40 नंबर लाए हो तो कितना परसेंट बना है? 80। कैसे निकालते हो आप? 40 नंबर लाए हो सर, किसमें? 50 में। 40/50 इंटू 100 कितना परसेंट बना है? 80। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? बता रहे हो कि 40 50 का कितना परसेंट है। कौन? 40 किसका? 50 का। तो कौन वाला डेटा हमेशा कहां बैठता है? ऊपर। और किसका वाला डेटा हमेशा कहां बैठता है? नीचे। और मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। ये तो बहुत आसान, मतलब कल का पेपर जो था मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान था। समस्या थी केवल और केवल जीएस में कल। मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत आसान दिया है। मैथ्स और रीजनिंग का तो कोई स्तर ही नहीं था। समझ आ रहा है? मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा तक पूछ दिया था कि किसी पेपर के टुकड़े किया, उन टुकड़ों का रेशियो क्या है? 2 3 4। सबसे बड़ा टुकड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं बोला 20 मीटर है, तो पूरा पेपर कितना मीटर रहा होगा? मतलब 4 का वैल्यू कितना बोल दिया मैं? 20। सबसे बड़ा टुकड़ा मतलब कौन सा? 4। 4 का वैल्यू कितना? 20। तो 1 का वैल्यू कितना? 5। 1 का वैल्यू 5, तो 4 3 7 और 2 9 का वैल्यू कितना हो गया? 45। ये प्रश्न भी आया है कल। तो कल के पेपर से तुलना करो ही मत अपने पेपर की। वो तो आपका पेपर मैथ्स और रीजनिंग का एकदम अलग रहेगा और पीएससी का एकदम अलग चलता है। मैथ्स और रीजनिंग का अभी का जो व्यापम का पैटर्न है वो एकदम अलग है, आपका एकदम अलग रहेगा। अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। हाँ, रीजनिंग जोड़ेगा बोल तो रहे हैं यार, लगभग कंफर्मेशन ही है। मैंने पत्रकारों से 3 4 बार चर्चा कर ली कि रीजनिंग जोड़ेगा कि नहीं, कंफर्मेशन दीजिए। तो कंफर्म बोल रहे हैं कि रीजनिंग जोड़ेगा ही, बार बार बोल रहे हैं कि कंफर्म है रीजनिंग जोड़ेगा। तो आप रीजनिंग को पढ़ लो। रीजनिंग तो आसान है यार, अच्छी बात है रीजनिंग दे दे तो। रीजनिंग तो आसान है, पासा तो बन ही जाएगा। दिशा ज्ञान परीक्षण में बाएं घूमो दाएं घूमो, इसमें क्या ही है यार। लुप्त पद फाइंड करने में मुश्किल थोड़ा होता है। वेन डायग्राम बहुत आसान, रैंकिंग बहुत आसान। रीजनिंग तो बहुत आसान है यार। रीजनिंग में तो परेशान होना ही मत, रीजनिंग तो बहुत आसान है। 30 40 घंटे आराम से अच्छी तरीके से पढ़ दोगे तो रीजनिंग हो जाएगा। तो रीजनिंग बल्कि दे भी दे तो अच्छी बात है। वर्ग 3 का जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें समस्या केवल जीके को लेके होगी कि जीके भी पढ़ना पड़ेगा वर्ग 3 वालों को। सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है। छत्तीसगढ़ इंडियन, करंट अफेयर, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मेहनत करना पड़ेगा। क्लास कैसे चलेगी बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सुबह तो चलेगी ही, आगे चल के अगले वीक से बता रहा हूं मैं। अभी तो चलो शुरुआत है तो बहुत लोड नहीं रहेगा। इस वीक तो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास मैथ्स की लूंगा मैं कल से। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लगेगी। फिर अगले वीक से शाम की भी क्लास लगेगी। शाम की क्लास 2 2.5 घंटे की होगी। अगर आप आ पा रहे हैं तो आके करिए, नहीं आ पा रहे हैं तो आप लाइव देख लीजिए घर बैठे बैठे। लाइव भी चलती है क्लासेस, जैसे लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं वैसे आप भी जुड़ के देख सकते हैं। ऑफलाइन जो एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन का सारा सुविधा हम देते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे आप सोचेंगे पढ़ें और इतना सारा मैथ्स पढ़ लें तो संभव ही नहीं है। ना तो वर्ग 3 का हो पाएगा। वर्ग 3 का तो चलो हो भी जाएगा 1 1.5 घंटे पढ़ने में, लेकिन वर्ग 2 का तो संभव ही नहीं है। वर्ग 3 का भी अच्छी से नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर पढ़ना है, अच्छी तरीके से खत्म करना है, तो मैथ डेली लगभग 3 3.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा मेरे से, तब आपका मैथ्स पूरा हो पाएगा एग्जाम से पहले। और बची खुची कसर जो रहेगी वो मैराथन क्लासेस हम लोग प्लान करते ही हैं। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर को लेकर के लगातार 13 दिन तक 12 13 घंटे उनका क्लास लिए हैं। पूरा रिवीजन हो जाता है उसमें और पूरा सारी बातों को शामिल कर लेते हैं। तो वैसा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी रहेगा ही। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, उसको आप अटेंड करिए लास्ट में। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा पूरा, वो आप अटेंड करेंगे तब जाके सिलेबस हो पाएगा आपका। तो कल से ये वाला जो शेड्यूल है अभी वाला, इसमें 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास रहेगी और अगले वीक से शाम का भी शेड्यूल आपको मिलेगा। तो समझ में आने से मतलब है, मैं हर बैच के बच्चों को यही बोल रहा हूं कि समझ में आना चाहिए और मेरे पढ़ाने में समझने में कहीं पे दिक्कत आपको नहीं होगी। और बुक कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं, तो मैं बोल रहा कि बुक कोई मत खरीदना। मेरा क्लास नोट्स जितना रहेगा, जैसे मैं लाइव ले रहा हूं तो उसको देख के नोट्स बनाइए, क्लास में ले रहा हूं तो उसको देख के नोट्स बनाइए, कुछ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको देख के नोट्स बनाइए। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट पूरा नया पैटर्न का मिलेगा। ये काम करना है बस आपको, बुक नहीं उठाना है। बुक आप खरीदेंगे तो आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, किसी भी बुक में नए पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं है। मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोट्स में, क्लास में नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
तो मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट पे काम कर लीजिए, ये मोर देन सफिशियंट रहेगा। और मेन वहां पे जब जाएंगे ना तो बेसिक चीजें ही नहीं पता होती आपको, बेसिक चीजें ही लैग करती हैं। जैसे कोई प्रश्न आया तो उसमें बेसिक जानकारी ही नहीं पता आपको, बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है। बेस को अगर पकड़ के चलेंगे ना, बेसिक जानकारियां अगर आपको पता है तो प्रश्न आपसे आराम से बन जाएगा। तो बेस पे थोड़ा काम करना होता है। जैसे प्रतिशत का बेस पता है मेरे को, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, कौन किसका कितना प्रतिशत, इसमें इतने प्रतिशत का वृद्धि करूंगा तो यह आएगा, कमी करूंगा तो यह आएगा। अब प्रतिशत का मैं कोई भी प्रश्न दे दूं तो आपसे बनना चाहिए। लाभ हानि का बेसिक अगर आपको पता है तो लाभ हानि का कोई भी प्रश्न अगर मैं आपको दे दूं तो लाभ हानि का प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, तब कुछ मतलब निकलेगा। आप सोचेंगे जो पढ़ा रहा है उसी में से कुछ आएगा, तो ऐसा फिक्स नहीं है। 9वीं 10वीं का एग्जाम है नहीं, हम आपको यहाँ सिखाएंगे प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के क्वेश्चंस कैसे डील करने होते हैं। अब प्रश्न कुछ भी आए आप तैयार रहेंगे बनाने के लिए। बाकी मैक्सिमम चांस रहता है कि क्वेश्चन नोट्स और प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाते हैं। फिर भी अगर बाहर जाते हैं तो आपने अगर बेस बना के रखा है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। रैंडम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। एक समस्या छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ ये भी आती है कि वो पैटर्न वाइज पढ़ते हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, एग्जाम में जाके कुछ बनता नहीं है, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि अगला प्रश्न क्या आएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन करने में, एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ बनता नहीं है आपसे। एग्जाम में तो प्रतिशत आया, फिर अचानक से ज्यामिति आ गया, फिर अचानक से क्षेत्रमिति आ गया, अचानक से संख्या आ गया, अचानक से कुछ और चैप्टर का आ गया, तो आपका माइंड वहां काम ही नहीं करता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ समस्या यही आती है कि क्लास में बन जाता है सर, एग्जाम में नहीं बनता है, घर में बन जाता है, एग्जाम में नहीं बनता है। कारण है टाइप वाइज पढ़ने का। टाइप वाइज पढ़ते हैं तो आप एक क्वेश्चन बना लिए, पूछ करके देख करके उसके आगे के 6-7 बन ही जाते हैं, फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि आपसे बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे नहीं बन रहा है। समझ आ रहा है? वो तो आप केवल कॉपी पेस्ट मार रहे हैं उसको। तो रैंडम आदत डालेंगे। देखना मेरा प्रैक्टिस सेट जितना मिलेगा वो सब एकदम रैंडम क्वेश्चंस का रहेगा। तो कल से चालू करूंगा। शुरुआत में जो भी टॉपिक सभी चलेंगे वो वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों में काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। अंक गणित से चालू करूंगा, शुरुआत जो होगी ये दोनों में रहेगा, वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों में रहेगा। ये तीनों चैप्टर को मर्ज करके कल से चालू करूंगा पढ़ाना। ये पूरा आपका बेस बनाएगा। नंबर्स के बारे में सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। समझ आ रहा है? ये बेसिक चीजें पूरी यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, वर्ग 2 में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब भी पढ़ते हैं आप, वो सब सिंप्लीफिकेशन में ही कवर होता है, सिंप्लीफिकेशन में ही। तो ये पूरा बेस है, ये तीनों चैप्टर पूरा बेस है। पिछले बार सहायक शिक्षक 2023 में यहां से 3 से 4 प्रश्न आए थे, इतने से ही 3 से 4 प्रश्न, इतने सेक्शन से। और वर्ग 2 में तो इस बार आएंगे ही। अभी तक वर्ग 2 में गणित का वेटेज कम था, 15 प्रश्नों का था बस, 2019 में भी और 23 में भी। गणित और विज्ञान मिला के 30 आता था, जिसमें गणित के 15 प्रश्न थे। लेकिन अब तो पूरा पेपर ही गणित का होगा आपका। तो कल से काम चालू करूंगा, ये वाले सेक्शन पे कल से काम चालू करेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको जल्दी ही। कुछ प्रश्न है किसी का ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? बताइए, कुछ मन में चल रहा है कुछ प्रश्न तो बताइए। इससे पहले पढ़े हैं कभी, कोचिंग वगैरह किए हैं? नए पैटर्न के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं? मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, मेन तो अभी खेलना आपको आना चाहिए नए पैटर्न के क्वेश्चंस में, और थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। किसको पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल के बच्चों को? ठीक है, काफी हेल्प होगी, लेकिन और बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां पे क्या है, 9th 10th में ऐसा है कि आप फॉर्मूला ही बताएंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला से कुछ चलना नहीं, यहाँ पे बेस पकड़ना है आपको। आप लोग कभी पढ़े इससे पहले? पहली बार पढ़ रहे हैं कोचिंग? बाकी 9वीं 10वीं तो पास किए ही हैं। 9वीं 10वीं का ही गणित है, ये दिमाग में लेके चलना। 9वीं 10वीं का ही गणित है ये, 11वीं 12वीं का गणित कुछ नहीं है, 9वीं 10वीं का ही है। तो फिर 9वीं 10वीं का ही है ये। लेकिन नए पैटर्न के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस आपको जरूरी है। वो प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितने समय में बनाने हैं, वो सब चीजों का खेल है। कंपटीशन एग्जाम है ये, बोर्ड का या कॉलेज का एग्जाम नहीं, कंपटीशन एग्जाम है। समय का महत्व है, एक्यूरेसी का महत्व है। तो कल से काम चालू करेंगे। देखना, समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरे पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन जितना बोलूंगा उतना क्लास, उतना काम करना पड़ेगा, तब सही समय पे सिलेबस पूरा हो पाएगा। अप्रैल में जो बैच चालू है तो उनका ऑलमोस्ट खत्म होने को है, क्योंकि पूरा कॉपरेट किए हैं। वो शाम को भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, तो कुछ रिकॉर्डिंग्स देता हूं, उसको भी देख के बैठे रहते हैं वो लोग। तो ऑलमोस्ट उनका खत्म होने को है, तो वही काम करना है आप लोगों को।
समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन की टाइमिंग यही रहेगी, 11:15 बजे से क्लास चालू होगी मेरी। हाँ, वर्ग 2 वालों में साइंस नहीं पढ़ना है आपको, मतलब मैथ्स वाले जो उनको साइंस नहीं पढ़ना है, समझ आ रहा है? मैथ्स मतलब मैथ्स, साइंस इसमें नहीं आएगा। जैसे गणित और विज्ञान पहले 30 प्रश्न मर्ज होके आते थे, अभी गणित मतलब गणित ही पढ़ना है आपको, विज्ञान नहीं पढ़ना है। 70 का आया तो पूरा गणित रहेगा, 50 का आया तो भी पूरा गणित रहेगा। चलिए कल से आगे बढ़ते हैं।